इस बेहद अहम विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसका सीधा असर भारत में लाखों स्मार्टफोन यूजर्स और हमारे तेजी से बढ़ते डिजिटल लेंडिंग मार्केट पर पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के उन नए और बड़े ड्राफ्ट दिशा निर्देशों की जो डिजिटल लोन और स्मार्टफोन की रिकवरी का पूरा तरीका ही बदलने वाले हैं। सच कहूं तो बैंकिंग और टेक दोनों ही सेक्टर्स इस फैसले पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। सीधे सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई बैंक सिर्फ एक बटन दबाकर दूर बैठे बैठे आपके फाइनेंस किए गए स्मार्टफोन को लॉक कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब है हाँ। ईएमआई डिफॉल्ट्स के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए आरबीआई वास्तव में इसी सख्त कदम को मंजूरी देने का प्रस्ताव ला रहा है। लेकिन घबराइए मत, यह कोई मनमानी कार्रवाई नहीं होगी। इसे लागू करने के लिए कुछ बेहद सख्त शर्तें और कड़े नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो आइए इस विश्लेषण का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। डिजिटल लॉक का असल प्रस्ताव क्या है, लेंडर्स के लिए क्या प्रक्रिया तय की गई है, आपकी निजता और जरूरी सेवाओं का क्या होगा, रिकवरी एजेंट्स के नए नियम क्या कहते हैं, एक कंज्यूमर के तौर पर आपके पास क्या अधिकार हैं, और अंत में अक्टूबर 2026 की डेडलाइन का क्या महत्व है। हम लेंडर्स के नियमों और आपकी सुरक्षा दोनों का एक बहुत ही बैलेंस नजरिया पेश करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, डिजिटल लॉक का प्रस्ताव। आखिर आरबीआई को इस मामले में दखल देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने का डिवाइस नहीं रह गया है। ये हमारी पहचान, हमारी बैंकिंग और कई लोगों के लिए तो आजीविका का मुख्य साधन बन चुका है। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। 2024 में भारत में जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिके, उनमें से 1/3 यानी पूरे 33% छोटे ईएमआई लोन्स पर खरीदे गए थे। भारत में 1 अरब से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस हैं, तो आप इस समस्या के स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। उन फिनटेक कंपनियों और बैंकों के लिए जो बिना किसी गारंटी के अनसिक्योर्ड लोन बांट रहे हैं, इन ईएमआई का बाउंस होना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। और यहीं से जन्म होता है डिजिटल संपार्श्विक, या आसान भाषा में कहें तो डिजिटल कोलैटरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो फोन आपने फाइनेंस करवाया है, वही फोन उस लोन की गारंटी या सिक्योरिटी बन जाता है। अगर आप किश्तें नहीं चुकाते, तो कर्ज देने वाली कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस फोन के फीचर्स को रिमोटली ब्लॉक कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके लोन अग्रीमेंट में इसकी साफ साफ परमिशन दी गई हो और वो लोन सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस को खरीदने के लिए लिया गया हो। मतलब किसी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड बिल के लिए आपका फोन लॉक नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। कर्जदाताओं के लिए क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि डिफॉल्ट होने पर कुछ सख्त समय सीमाएं तय की गई हैं। चलिए देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे जरूरी बात, लेंडर्स रातों रात आपका फोन लॉक नहीं कर सकते। आरबीआई ने एक बहुत ही सख्त 90 दिनों का ग्रेजुएटेड अप्रोच यानी क्रमिक तरीका अनिवार्य किया है। स्टेप 1, जब आपकी लोन की किश्त 60 दिनों तक पेंडिंग रहती है। स्टेप 2, लेंडर आपको एक पहला नोटिस भेजेगा जिसमें आपको बकाया चुकाने के लिए 21 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद आता है स्टेप 3, एक दूसरा नोटिस भेजा जाएगा जिसमें 7 अतिरिक्त दिन मिलेंगे। और अंत में स्टेप 4, जब पूरे 90 दिन बीत जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी फोन पर डिजिटल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आवश्यक सेवाएं और निजता। यहां रेगुलेटर ने कुछ साफ रेड लाइंस खींच दी हैं। फोन लॉक करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरी दुनिया से काट दिया जाए। आरबीआई ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि लेंडर्स क्या ब्लॉक कर सकते हैं और क्या नहीं। एक तरफ है अनुमत प्रतिबंध, यानी लेंडर्स आपके गेमिंग ऐप्स या एंटरटेनमेंट फीचर्स को बंद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वो निषिद्ध प्रतिबंध जिन्हें छुआ तक नहीं जा सकता। आपका इंटरनेट एक्सेस, इनकमिंग कॉल्स, इमरजेंसी एसओएस और जरूरी सरकारी नोटिफिकेशंस हर हाल में चालू रहेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि भले ही फोन के मजे खत्म हो जाएं, लेकिन आपकी सुरक्षा और कनेक्टिविटी बनी रहे। और प्राइवेसी की बात करें तो ये नियम पूरी तरह से गेम चेंजर है। आरबीआई के ड्राफ्ट रूल्स एकदम साफ कहते हैं कि किसी भी हालत में लेंडर आपके डिवाइस के पर्सनल डेटा तक नहीं पहुंच सकता। नो मीन्स नो। ना तो वो आपकी फोटोज देख सकते हैं, ना मैसेजेस पढ़ सकते हैं, और ना ही आपके कॉन्टैक्ट्स कॉपी कर सकते हैं। ये नियम लोन रिकवरी और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजता के अधिकार के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, रिकवरी एजेंटों के लिए नए नियम। ये सेक्शन उन सभी आक्रामक और शोषणकारी तरीकों के अंत के बारे में है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि अब हैरासमेंट का कोई स्कोप नहीं है।
रिकवरी एजेंट्स अब सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आपको कॉल कर सकते हैं। गाली गलौज, धमकियां देना, लगातार मैसेजेस करके परेशान करना या सोशल मीडिया पर आपके परिवार को शर्मिंदा करना अब पूरी तरह से गैरकानूनी है। और हाँ, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब हर एक रिकवरी कॉल को रिकॉर्ड करना और लेंडर्स द्वारा उसे कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया है। बात सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है। अब बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके रिकवरी एजेंट्स पूरी तरह से प्रोफेशनल हो। हर एजेंट को फील्ड में उतारने से पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी IIBF से प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन लेना होगा। इसका सीधा मतलब है कि अब कोई भी रैंडम व्यक्ति रिकवरी एजेंट बनकर आपको परेशान नहीं कर सकता। अब आते हैं भाग 5 पर। एक उपभोक्ता के तौर पर आपके क्या अधिकार हैं? आइए इस प्रैक्टिकल गाइड को समझते हैं। मान लीजिए कभी आप डिफ़ॉल्ट का सामना करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट है। सबसे पहले, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आने वाला है तो चेक कीजिए कि क्या आपको एक दिन पहले SMS या ईमेल के जरिए नोटिस मिला है। दूसरा, आप लेंडर की वेबसाइट या ऐप पर जाकर तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं कि जो एजेंट आपसे बात कर रहा है वो असली और सर्टिफाइड है या नहीं। और तीसरा, अगर आपका फ़ोन लॉक भी हो गया है तो चेक करें कि कहीं उन्होंने आपके इनकमिंग कॉल या इंटरनेट तो बंद नहीं कर दिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये नियम के खिलाफ है। और अगर कोई एजेंट बदतमीजी करता है या बकाया राशि को लेकर कोई विवाद है तो ये शिकायत निवारण का फ्लो चार्ट आपके बहुत काम आएगा। अगर आप एक औपचारिक शिकायत दर्ज करते हैं तो जब तक वो शिकायत हल नहीं हो जाती, किसी भी रिकवरी एजेंट का आपके पास आना सस्पेंड कर दिया जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, जैसे ही आप अपना पेंडिंग ड्यू क्लियर करते हैं, लेंडर को हर हाल में 1 घंटे के भीतर आपके फ़ोन से सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाने होंगे। अब जो चीज़ इस पूरी पॉलिसी को सच में असरदार बनाती है वो है ये नंबर, 250 रुपये। अगर कोई बैंक गलती से आपका फ़ोन लॉक कर दे या फिर बकाया चुकाने के 1 घंटे के भीतर फ़ोन को फिर से अनलॉक करने में फेल हो जाए तो उन्हें हर 1 घंटे की देरी के लिए आपको 250 रुपये का मुआवजा देना होगा। ये पेनाल्टी सुनिश्चित करती है कि लेंडर्स अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से लें। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं। अक्टूबर 2026 की तैयारी और इंडस्ट्री में आने वाले बदलाव। जाहिर है, रातों रात तो ये सब नहीं बदल जाएगा। डिजिटल लेंडर्स को इन नए नियमों को अपनाने के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है। अभी सिर्फ ड्राफ्ट नियम आए हैं। अक्टूबर 2026 से पहले लेंडर्स को अपने सभी लोन एग्रीमेंट्स अपडेट करने होंगे, कंज्यूमर से साफ साफ सहमति लेनी होगी, मुआवजा देने का सिस्टम बनाना होगा और अपने एजेंट्स की लिस्ट ऑनलाइन डालनी होगी। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोन पूरा होते ही डिवाइस से वो रिस्ट्रिक्शन वाला सॉफ्टवेयर अपने आप डिलीट हो जाए। 1 अक्टूबर 2026 से ये नियम पूरी तरह लागू हो जाएंगे। तो इन सभी पहलुओं को गहराई से समझने के बाद ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये डिजिटल लॉक का प्रस्ताव एक तरफ कंपनियों को सुरक्षित लोन देने की आज़ादी और दूसरी तरफ हमारी प्राइवेसी और फ़ोन इस्तेमाल करने के बुनियादी अधिकार के बीच एक सही और परफेक्ट बैलेंस बना पाता है? जैसे जैसे हम 2026 की तरफ बढ़ेंगे, कंज्यूमर क्रेडिट की ये नई दुनिया कैसी दिखेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित हुई होगी।